Hello students, today I will discuss classification of crystalline solid. प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल थ्योरी आपकी सॉलिड्स की पढ़ी थी, जिसमें हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया था एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उस बिहाफ पर ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, 4 टाइप्स ऑफ crystalline solid. First one is metallic solid. Second, ionic solid. Third, covalent. Last is molecular solid. तो बेटा इसकी स्टडी हमें 1 by 1 करनी है। इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है। ज़्यादातर इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड या आयनिक सॉलिड। तो आपकी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपको कुछ ध्यान रखना होगा और कम से कम इसके 2 से 3 एग्जाम्पल आपको अपने याद करने होंगे। ओके, तो 1 by 1 हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा होगा मेटेलिक सॉलिड। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड वन, मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ, कंडक्टेंस। ओके, तो इन पर हमें स्टडी करनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और आपका कंडक्टेंस किस तरीके का होता है। अब मेटेलिक सॉलिड, अब नाम से ही पता है मेटल्स के बारे में हम सभी 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती है? मेटल्स आर लस्टर, ब्रिटल, है ना, इसका डक्टाइल। तो इस तरीके से मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या है यहाँ पर? मेटल्स, जिसके बिहाफ पर क्या बनता है? इसमें बॉन्ड कैसा होता है? मेटेलिक बॉन्ड। अब हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कार्बोनेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों वर्ड आपके लिए नए हैं, कार्बोनेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में क्या है? मेटेलिक बॉन्ड है। मेटल से बनता है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं उनमें सब में क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कार्बोनेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, Na, इसके आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है? Na+ और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव करता है, जिसकी वजह से मेटल में क्या होता है? कंडक्टेंस इजीली फ्लो हो जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ये। तो Na क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बात करा कार्बोनेल एंड कोर इलेक्ट्रॉन की। ये होते हैं आपके वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, या हम इसको बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डीलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ना, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इन्हीं को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब एक मेटल है, इस मेटल के मान लीजिए मेरे पास कितने हैं? Na+, ये मेटल कोई सॉलिड है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 मेरे पास सोडियम के इसके एटम हैं। अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, हर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो मेटल्स के बीच में क्या होते हैं? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये आराम से बहते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और ईच इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाई सोडियम
ठीक है ना, ईच इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाई सोडियम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम के बीच में एक तरीके का फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, फोर्स डेवलप होता है क्योंकि ये कैटाइंस और एनाइंस के बीच का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाता है बिटवीन कार्बेल एंड कोर। कार्बेल की बात हुई थी, तो कार्बेल क्या है, ये है आपका कार्बेल, इसको हम बोलते हैं कार्बेल, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन हम समझ गए होंगे। अब इस वैलेंसी शेल की इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपका मेटल हार्ड एंड सॉफ्ट होता है। अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन क्या है, Fe, ठीक। अब Fe को मैंने क्या कहा, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे बहुत सारे Fe होंगे, Fe2+, अब मैंने कोई सॉलिड ले लिया, तो इसके बीच में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने सारे हो गए, एक आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे में फ्लो करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा और ये मेटेलिक बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे। अब सोडियम को अगर हम बात करें, सोडियम क्या है, ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। क्या आयरन को कट कर सकते हैं? इसका रीज़न क्या है, जितने वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उसके बिहाफ पर ये जो बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आयरन में इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये हार्ड होगा। हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट लो एज वेल एज हाई, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैलेंसी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, लो हो गया। और ये आप सोडियम को अगर आप देखते हैं तो उसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, और जबकि आयरन को आप नहीं कर सकते। पर इन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टाइल, ब्रिटल एंड लस्टर। तो इसके कुछ ये पॉइंट्स थे, इसके बिहार पर आप मेटेलिक सॉलिड्स को पहचान सकते हो। बात करें इसकी, कॉपर है, एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये जितने भी मेटल्स आएंगे आपके, वो सारे किसमें आ जाएंगे, मेटेलिक सॉलिड में, नॉन मेटल को छोड़ के। तो ये कुछ आप देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, मेटल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कार्बेल एंड कोर। अब कार्बेल क्या होता है, ये आपने देख लिया, कोर क्या होता है ये। अब ये वैलेंसी शेल, कोर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेटल आपका हार्ड होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। सेकेंड आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, आयंस कौन से होंगे, कैटाइंस एंड एनाइंस, है ना, जैसा कि नाम से ही पता है आयनिक सॉलिड, जिसमें जैसे एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, मोस्टली इसके जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के सॉलिड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, K2SO4, है ना, और MgSO4, इस टाइप्स के जो कुछ आपके दोनों ही है, एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, तो वो आयंस होते हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस टाइप के जो आपके मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक सॉलिड। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब इसकी बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। आयनिक सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसमें बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस। इनको पहचानना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब कंडक्टेंस की बात करें, अब क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आप कैसे कराओगे, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं। अगर आप सॉलिड फॉर्म में देखें तो आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को क्या पास नहीं होने देते, इंसुलेटर्स होते हैं। बट अगर हम मान लीजिए मैंने ये कोई आयनिक सॉलिड लिया, अगर हम इसको क्या
मोल्टेन स्टेट में ले आए, ठीक है, मोल्टेन स्टेट, इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इस स्टेट में सॉलिड क्रिस्टल भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकता है। क्यों? अब इसमें क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयन हो गए, देखो Na+ और ये Cl-, अब इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन सारे फ्री हो गए। अब आप इलेक्ट्रिसिटी का पास इजीली करा सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट डू नॉट कंडक्ट सॉलिड स्टेट, वाई? तो आपका रीज़न यही होगा कि इन मोल्टेन स्टेट Na+ and Cl- मतलब आयंस आपके फ्री हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक सॉलिड भी क्या करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। तो आयनिक सॉलिड्स को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किससे मिलके बने होंगे, आयंस और कैटायन और एनायन से। थर्ड हम बात करते हैं कोवलेंट। कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, नॉन मेटल, और इसके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके एग्जांपल अगर हम देखें, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और ग्रेफाइट। तो इसके गिने चुने एग्जांपल्स होते हैं, इसमें बाहर बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के। तो कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं इनको हम जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा 3D नेटवर्क की वजह से ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। ये नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा, कोवेलेंट बॉन्ड आपका कोवेलेंट सॉलिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब 3D नेटवर्क, जैसे मैं डायमंड की बात करूँ तो जैसे कार्बन है, फिर ये कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन। तो इस तरीके से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि इसमें से एक कार्बन निकाल लूँ तो मैं कार्बन इसमें से नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल्स का जाइंट फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये इनका मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, वेरी लो, है ना। अब एक्सेप्शन, जैसे अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ बेटा, ये इसलिए एक्सेप्शनल है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का हम फ्लो करा सकते हैं, पर एक्सेप्शन को ना देखकर हम एक जनरल थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो डायमंड क्या है, इसमें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा सकते, है ना। तो इसमें ज़्यादातर जो 3D नेटवर्क आपका स्ट्रक्चर देते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स, तो उनको हम कोवेलेंट सॉलिड में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको, पर आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट सॉलिड में होता क्या है और किस टाइप के आपके मेटल इसमें रखे गए हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स देते हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड या ग्रेफाइट, ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो आपका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे मैं डायमंड की बात करूँ, ग्रेफाइट की बात करूँ, तो इनका स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। अगर हम इसमें से एक कार्बन निकालना चाहें तो कार्बन को हम इजीली निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है ना। जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं इनको, और जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इलेक्ट्रिसिटी को आप इसमें फ्लो नहीं करा सकते, क्या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके थर्ड एग्जांपल हो गए। अब है नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। फोर्थ लास्ट है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, नाम से ही पता है
मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें ज़्यादातर। मॉलिक्यूल्स के बीच में आप सब जानते हैं कैसा होता है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स। अब वीक वॉन डेर वाल फोर्स ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, वॉन डेर वाल फोर्स। उसमें भी एक टाइप होता है आपका हाइड्रोजन, कुछ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी, एच बॉन्डिंग के भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्स का एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वॉन डेर वाल फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। वीक वॉन डेर वाल फोर्स होने की वजह से इनका जो बॉन्ड होता है ज़्यादा आपका कैसा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो आप जैसे मान लीजिए मैं आई की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स आयोडीन की, आयोडीन का एक मॉलिक्यूल ये है और आयोडीन का एक मॉलिक्यूल ये है। अब आपने दोनों को पास पास में रखा, मॉलिक्यूल्स हैं तो कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा इसमें। तो वो अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई चार्जेस तो होते नहीं हैं। जब ये नॉन पोलर है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इनका जो फोर्स होगा वो कौन सा होता है, वॉन डेर वाल फोर्स। अब वॉन डेर वाल फोर्स भी कैसा होगा, वीक फोर्सेज होते हैं ये, जो मोस्टली गैसेज में मिलते हैं। जब ये फोर्स बढ़ते चले जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपका सॉलिड का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में आपस में ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, पर ये क्या होते हैं कि अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ नाइट्रोजन का रखती हूँ तो नाइट्रोजन में बीच में क्या है, वॉन डेर वाल फोर्स है। पर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका 254 है और इसका मॉलिक्यूलर मास इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये गैस फॉर्म में बनते हैं और ये आपके फोर्सेस कैसे हो जाते हैं, वीक फोर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वॉन डेर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे आपका मास बढ़ेगा ये फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और मॉलिक्यूल्स सॉलिड की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इसी का एक टाइप होता है एच बॉन्डिंग। अब एच बॉन्डिंग अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ यहाँ पर, तो एग्जांपल जैसे मान लो H3BO3 सॉलिड, H2O सॉलिड, इसमें हम आइस ले सकते हैं, ठीक है, HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड, S8 सॉलिड और P4 सॉलिड, I2 सॉलिड और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रखिएगा। आर्गन सॉलिड, तो ये किसके बिहाफ पर देखते हैं, जैसे इसमें आपका क्या है, एच बॉन्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वॉन डेर वाल फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एच बॉन्ड, जिसकी वजह से इसको हम ब्रेक थोड़ा सा हीट हमें थोड़ा ज़्यादा देनी पड़ती है एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और वॉन डेर वाल फोर्स जरा सी हीट पर ही क्या मेल्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी इनकी लो होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकें। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगेन इसको हम एक बार देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच में हम सभी जानते हैं वॉन डेर वाल फोर्स वीक होते हैं। या उसमें इसका एक टाइप होता है एच बॉन्डिंग, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं क्योंकि ये पोलर, नॉन पोलर और एच बॉन्डिंग वाले एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आई को देखते हैं हम, I2 का एक मॉलिक्यूल, दूसरा I2 का एक मॉलिक्यूल। अब I2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है। अब पर इनमें आपस में एक फोर्स अट्रैक्ट है जिसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्स। अब ये फोर्स कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग को जैसे ही आप नाइट्रोजन में जाते हैं, फ्लोरीन में जाते हैं, तो उनके कुछ मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, गैस फॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट लो और कंडक्टिविटी लो हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लो होता है क्योंकि इसमें वीक वॉन डेर वाल फोर्स की वजह से इस फोर्स को ब्रेक करना ईजी है और उसको थोड़ी सी हीट पर ये ब्रेक हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और वो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। थैंक यू।